गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेम रासुंडा बुक के 10वें टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से संबंधित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एक्सटेंशन डिराइव्ड फ्रॉम 2 लैटिन वर्ड्स, यानी कि एक्सटेंशन जो होता है वो 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक्स का मतलब होता है आउट एंड टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। means stretching out of the means stretched out to people in the rural area, यानी कि किसी भी मीन्स जिसका मतलब होता है stretched out to people in the rural area, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पीपल के बीच में स्ट्रेच्ड आउट करना या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को फैलाना। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन वर्ड वाज ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड इन 1866 ईस्वी में, यानी 1866 ईस्वी में इंग्लैंड में सर्वप्रथम एक्सटेंशन टर्म को ओरिजिनेट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1873 इन बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा 1873 ईस्वी में सर्वप्रथम एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म को जो है प्रयोग में लाया गया था। Definition of extension education. The National Commission on Agriculture in 1976, यानी कि नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर यानी कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने एक्सटेंशन की परिभाषा दी थी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1976 ईस्वी में हुआ था। रिफर टू एक्सटेंशन इज एन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड सर्विस फॉर द मेंबर of the farm family and other directly or indirectly engaged in farm production to enable them to adopt improved practices in production management, observation and marketing, यानी कि extension education is refers to extension एज एन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन सदैव स्कूल के बाहर दिए जाने वाला एजुकेशन होता है। एंड सर्विस फॉर द मेंबर ऑफ द फार्म फैमिली, और यह फार्म फैमिली के मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करता है। एंड अदर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली इंगेज्ड इन फार्म प्रोडक्शन टू इनेबल देम टू अडॉप्ट इम्प्रूव्ड प्रैक्टिसेस। जब इंफॉर्मेशन फार्म फैमिली को मेंबर को दिया जाता है सर्विस के तौर पर, तो वो इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपने फार्म पर यूज करते हैं, जिसके कारण उनका प्रैक्टिस करने का तरीका जो है वो इम्प्रूव्ड होता है, और इनसे इनका उत्पादन बढ़ता है, मैनेजमेंट भी बढ़ता है। ठीक, मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है, कंजर्वेशन भी अच्छा हो जाता है, और वो मार्केटिंग अच्छे से कर पाते हैं। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन इज टू डेवलप द रूरल पीपल इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली थ्रू एजुकेशन। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन का जो मूलभूत उद्देश्य होता है वह यह होता है कि एजुकेशन के द्वारा ग्रामीण जनता को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से विकसित करना होता है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, पहले नंबर पे प्रिंसिपल क्या होता है, तो पहले नंबर पे प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल अवेयरनेस, यानी कि सांस्कृतिक अवेयरनेस का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कल्चर अवेयरनेस यानी कि सांस्कृतिक अवेयरनेस का सिद्धांत। दूसरे नंबर पे आता है ग्रास रूट प्रिंसिपल, यानी दूसरे नंबर पे आता है ग्रास रूट प्रिंसिपल। तीसरे नंबर पे आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। तीसरे नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। चौथे नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। चौथे नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड्स। पाँचवें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। पाँचवें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। छठवें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। छठवें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। सातवें नंबर पे आता है फैमिली प्रिंसिपल। आठवें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप।
8वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, 9वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी, 9वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ अडॉप्टेबिलिटी, 10वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, 10वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन, 11वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, 11वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, 12वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि 12वें नंबर पे आता है प्रिंसिपल ऑफ एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है क्या, तो अगला हेडिंग है लेवल ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन के कौन कौन से लेवल हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले नंबर पे दिया है एक्सटेंशन एजुकेशन, पहले नंबर पे दिया है एक्सटेंशन एजुकेशन, मेन एम टू क्रिएट एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स एजेंसीज, यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स, यानी कि एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स एजेंसी को क्रिएट करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर्स, एजुकेट, ट्रेन एंड डेवलप प्रोफेशनल्स फॉर टीचिंग एंड डू रिसर्च इन एक्सटेंशन एंड डेवलप प्रोफेशनल्स फॉर एक्सटेंशन सर्विसेज। दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है एक्सटेंशन सर्विस, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन सर्विस इज विथ द स्टेट गवर्नमेंट, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड ब्रांचेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट एक्सटेंशन वर्क विथ द फार्मर्स एंड रूरल पीपल्स ओवर द इंटायर स्टेट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन, The main function of extension is to bring about desirable changes in human behavior, यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन का मुख्य कार्य होता है यह ह्यूमन के बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस को लाना होता है। बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन हो गया, चेंज एजुकेशन हो गया, ठीक, बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन का जो मुख्य कार्य होता है वो एजुकेशन के द्वारा उसके ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक, डिजायरेबल चेंजेस को लाना होता है। चेंजेस में बी ब्राट अबाउट इन रूरल पीपल्स, यानी चेंजेस में बी ब्राट अबाउट इन रूरल पीपल्स नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, गोल्स, एक्शंस एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि चेंजेस के रूप में क्या क्या चेंज हो सकता है, तो जो रूरल पीपल्स होते हैं उनमें नॉलेज आ जाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन से स्किल आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, गोल आ जाता है, एक्शन आ जाता है एंड कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट है एजुकेशन, प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू गेनिंग डिजायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड एंड मेंटल या आर मैनुअल स्किल इज कॉल्ड एजुकेशन, यानी एजुकेशन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू गेनिंग डिजायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड एंड मेंटल आर मैनुअल स्किल इज कॉल्ड एजुकेशन, यानी कि नॉलेज, एटीट्यूड एंड मेंटल स्किल आर मैनुअल स्किल के डिजायरेबल, ठीक, डिजायरेबल यानी डिजायरेबल नॉलेज, एटीट्यूड एंड मेंटल और मैनुअल स्किल्स के द्वारा, यानी कि के प्राप्ति के द्वारा ह्यूमन बिहेवियर में जो डिजायरेबल चेंजेस का प्रोडक्शन होता है उसी को हम एजुकेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। पहले नंबर पर आता है फॉर्मल एजुकेशन। इट इज़ हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल होता है या फिर संस्थान के रूप से दिया जाता है, यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा संस्था के द्वारा दिया जाता है, क्रोनिकली होता है, ठीक, यानी कि जो फॉर्मल एजुकेशन होता है बहुत ही इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, यानी कि संस्थागत होता है, यानी कि संस्था के द्वारा दिया जाने वाला जो इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक, उसी को, यानी फॉर्मल एजुकेशन के आंसर फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, क्रोनिकली होता है, ग्रेडेड होता है एंड हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम, यानी कि यह फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो स्कूल के अंदर जो भी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक, और यानी कि स्कूल हो गया, कॉलेज एजुकेशन हो गया, जो कि किसी स्कूल में दिए जाने वाला एजुकेशन
कॉलेज में दिए जाने वाला एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और फॉर्मल एजुकेशन में बहुत सारे जो होते हैं रूल रेगुलेशन फॉलो होते हैं, जिसके अंतर्गत जो संस्था के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं जिसे हम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड के नाम से जानते हैं। तो संस्था के द्वारा बनाए गए नियम को ही हम हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत सारे क्रोनोलॉजिकल ग्रेडेड होता है और इसमें हायरार्किकली स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उस एजुकेशन सिस्टम का एक रूपरेखा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लर्नर्स आर होमोजीनस एंड कन्फाइंड टू द प्रीमाइज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विथ टॉप डाउन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें लर्नर्स जो होते हैं वो होमोजीनस होते हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंस होते हैं टू द प्रीमाइज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और इंस्टीट्यूट के बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रीमाइज यानी कि बहुत सारे प्रीमाइज होते हैं विथ टू टॉप डाउन वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे नंबर पे आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि स्कूल के बाहर या फिर कॉलेज के बाहर दिए जाने वाला एजुकेशन ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाता है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन होता है यह एक प्रकार का नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। लर्नर आर हेट्रोजीनस, इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं, यानी कि इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं, यानी कि कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कोई जवान भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है। तो इसमें जो लर्नर्स होते हैं या फिर सीखने वाले जो होते हैं वो कई वैरायटी के होते हैं, तो उसी को हम हेट्रोजीनस के नाम से जानते हैं। एंड हेल्प पीपल टू फेस एक्चुअल लाइफ ठीक सिचुएशन, यानी कि इसमें होता क्या है, तो यह जो एक्चुअल लाइफ में फेस करते हैं यानी कि एक्चुअल लाइफ सिचुएशंस को जो भी लोग फेस करते हैं उसी में यह बहुत ज़्यादा सहायता करता है। आउटसाइड द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फिर से नॉन फॉर्मल एजुकेशन हेल्प पीपल टू फेस एक्चुअल लाइफ सिचुएशन आउटसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि आउटसाइड में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं यानी कि आउटसाइड में यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो बाहर यानी कि जो शैक्षिक संस्थान होता है उसके बाहर जो भी हो रहा होता है पीपल के साथ या फिर रूरल जनता के साथ, तो उसी के बारे में इसमें बताया जाता है जो कि उनके लाइफ से पूरी तरह से जुड़ा होता है। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टीचर एंड लर्नर्स, यानी कि नॉन फार्मल एजुकेशन में होता है क्या है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है इंफॉर्मेशन का, जबकि फार्मल एजुकेशंस में कैसा होता है, तो फार्मल एजुकेशंस में जो होता है वो वर्टिकल होता है, वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हो गया मिल गया पॉइंट। यानी कि फार्मल एजुकेशंस में जो इंफॉर्मेशन होता है इसका मोमेंट जो होता है वो टॉप डाउन से लेके फ्लो टॉप डाउन फ्लो ऑफ एजुकेशन, यानी कि टॉप डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ चलता है इसमें एजुकेशन ठीक, जिसे हम वर्टिकल फ्लो ऑफ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वह वर्टिकल यानी इसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है वह वर्टिकल फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का जो होता है, यानी कि इसमें वर्टिकल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जबकि इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो वर्टिकल या फिर टॉप डाउन होता है बिटवीन द टीचर एंड लर्नर्स, और यह हॉरिजॉन्टल जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है यह टीचर और लर्नर के बीच में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हो गया भाई नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड हैप्पीनेस इन एवरी डे लाइफ, यानी कि यह लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस होता है और इसमें जीवन जो होता है वो प्रत्येक दिन प्रसन्न, यानी कि इसमें हैप्पीनेस हैपेंस इन एवरी डे लाइफ, यानी कि लाइफ के प्रत्येक दिन इसमें प्रसन्नता बनी रहती है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो होता है वो हमें कुछ भी दिक्कत नहीं रहती, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेल्फ लर्निंग, यानी कि सेल्फ लर्निंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो सेल्फ लर्निंग होता है।
एक बार फिर देख लेते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन एक प्रकार का नॉन फॉर्मल एजुकेशन होता है। इसमें लर्नर्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं, यानी कि कई भी कितने प्रकार के हो सकते हैं। हेल्प पीपल टू फेस एक्चुअल लाइफ सिचुएशन, यानी इसमें जो पीपल होते हैं वो अपने एक्चुअल लाइफ से जो होते हैं अपने एक्चुअल लाइफ की सिचुएशन से फेस होते हैं। ठीक, आउटसाइड द इंस्टीट्यूशनल यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बाहर, यानी कि इंस्टीट्यूशन यानी कि जो शैक्षिक संस्थान होते हैं उसके बाहर में जो भी क्रियाएं होती हैं जो कि पीपल के जीवन में रोज़ होता है उसमें यह सहायता करता है। हॉरिजेंटल, यानी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो हॉरिजेंटल होता है। किस किस के बीच में होता है, तो टीचर और लर्नर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, यानी कि हॉरिजेंटल फ्लो होता है। यानी कि इसमें टीचर और लर्नर के बीच में जो फ्लो होता है और इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो हॉरिजेंटल होता है, जबकि फॉर्मल वाले में इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो होता है वो वर्टिकल फ्लो होता है। ठीक, वर्टिकल फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, यानी कि उसमें इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो होता है वर्टिकल होता है। वो शैक्षिक संस्थान में दिया जाता है, ये शैक्षिक संस्थान के बाहर दिया जाता है। ठीक, और नॉन फार्मल एजुकेशन जो होता है वो लाइफ लॉन्ग, यानी कि जो नॉन फार्मल इनफार्मल यानी कि तीसरे नंबर पे जो एजुकेशन है जिसे हम इनफार्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, यह पूरे लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस होती है। और इसमें व्यक्ति जो होता है वो अपने जीवन के प्रत्येक दिन खुश रहता है। सेल्फ लर्निंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनफार्मल एजुकेशन, यानी कि जो इनफार्मल एजुकेशन होता है यह इनफार्मल जो एजुकेशन होता है यह इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो इनफार्मल, यानी कि इनफार्मल, यानी कि फिर से सेल्फ लर्निंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनफार्मल लर्निंग, यानी कि इनफार्मल एजुकेशन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो आपका सेल्फ लर्निंग, यानी कि इसमें व्यक्ति खुद अपने आप से ही सीखता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। अगला हेडिंग है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू जेपी लिगन्स इन 1967 एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन 5 स्टेप, यानी कि जेपी लिगन यानी डॉक्टर जेपी लिगन्स जिन्होंने 1967 ईस्वी में एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रोसेस बताए थे जिसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं जिसे हम शॉर्ट के नाम से जानते हैं। फिर से अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जे पॉल लिगन्स इन 1967 एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग 5 स्टेट, यानी कि अकॉर्डिंग टू, यानी कि डॉक्टर जे पॉल लेकन्स जो कि फादर ऑफ एक्सटेंशन के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने 1967 में बताया था कि एक्सटेंशन एजुकेशन में निम्नलिखित 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, यानी 5 स्टेप इसमें देखने को मिलता है। उसके लिए ट्रिक क्या है, तो उसके लिए ट्रिक है शॉर्टर, यानी SOTER। यस से क्या हो जाएगा, तो यस से आ जाएगा सिचुएशन, यानी कि यस से हो जाएगा सिचुएशन, ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, टी से हो जाएगा टीचिंग एंड ई से हो जाएगा इवेलुएशन एंड 5 यानी कि आर से हो जाएगा रिकॉन्सिडरेशन, यानी कि 5 में क्या 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा, तो 5वें नंबर पे हो जाएगा रिकॉन्सिडरेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस गिवन बाय एडगर डेल इज एज modified by Seal in 1989 it is also known as learning pyramid, यानी कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस किसके द्वारा दिया गया था, तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो एडगर डेल के द्वारा दिया गया था कोन ऑफ एक्सपीरियंस। और इसमें मॉडिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें मॉडिफिकेशन जो है सील नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1989 ईस्वी में किया गया है। और इसे हम लर्निंग पिरामिड के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम यानी कि कोन ऑफ एक्सपीरियंस को लर्निंग ऑफ पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। और यही पिरामिड दिया है, क्या दिया है पिरामिड में इसमें, तो इस पिरामिड में बताया गया है कि इस पिरामिड में बताया गया है कि रीड के द्वारा व्यक्ति, ठीक है, 10% ऑफ व्हाट दे रीड, यानी कि 10% व्यक्ति जो होता है वो केवल पढ़ने से सीखता है, 20% व्यक्ति जो होता है वो सुनने से सीखता है, 30% व्यक्ति जो होता है वो देखने से सीखता है, 50% व्यक्ति जो होता है वो अटेंड, यानी कि 50% व्यक्ति जो होता है किस किस से सीखने, सॉरी गलत हो गया, 10% व्यक्ति जो होता है केवल पढ़ने से सीखता है, और 20% व्यक्ति जो होता है सुनने से सीखता है, और 30% व्यक्ति जो होता है वो इमेज देखने से और
वो वीडियो को वॉच करने से, यानी कि वीडियो को देखने से और इमेज को देखने से 30% व्यक्ति सीखता है, और 50% व्यक्ति जो होता है वो अटेंडेंस यानी कि अटेंड एग्जाबिशंस या फिर साइट्स, यानी कि जब कोई व्यक्ति एग्जाबिशन यानी प्रदर्शनी को जो है अटेंड करता है और फिर उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेशन को देखता है तो उससे 50% व्यक्ति सीखता है। फिर उसके बाद 70% व्यक्ति जब पार्टिसिपेट करता है, यानी कि पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, यानी कि जहाँ पर भी काम हो रहा है, यानी कि हाथों के द्वारा काम करके, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा, यानी कि पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप, यानी कि दुकान पर जब कोई व्यक्ति अपने हाथों के द्वारा पार्टिसिपेट करता है और डिजाइन कोलैबोरेटिव लेसन्स, और जब किसी भी कोलैबोरेटिव लेसन्स को डिजाइन करता है तो उससे 70% सीखता है। फिर 90% व्यक्ति जो होता है वो सिमुलेट मॉडल और एक्सपीरियंस ए लेसन, एंड नीचे दिया है डिजाइन और परफॉर्म ए प्रेजेंटेशन डू द रियल थिंग्स, इससे 90% व्यक्ति सीखता है। तो पीपल जनरली रिमेंबर लर्निंग एक्टिविटी, इधर दिया दूसरी तरफ दिया है पीपल आर एबल टू लर्निंग ओवरकम आउटकम, यानी कि पीपल आर एबल टू लर्निंग आउटकम्स। डिफाइन लिस्ट डिस्क्राइब एक्सप्लेन डेमोस्ट्रेट अप्लाई प्रैक्टिस एनालाइज डिफाइन क्रिएट इवेल्युएट। नेक्स्ट है स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग रिमेंबर ट्रिक्स, यानी कि एक्सटेंशन टीचिंग को याद करने के लिए कौन कौन से, यानी कि स्टेप्स इन टीचिंग एक्सटेंशन टीचिंग, यानी कि एक्सटेंशन टीचिंग को याद करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं, कि स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग, यानी कि एक्सटेंशन टीचिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसको याद करने के लिए यहाँ ट्रिक बनाया गया है एडकास। एडकास का मतलब क्या होता है, तो ए से आपका अटेंशन हो जाएगा, आई से इंटरेस्ट हो जाएगा, डी से डिजायर हो जाएगा, सी से कन्विक्शन हो जाएगा, ए से एड एक्शन हो जाएगा, एंड एस से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फेक्शन, ये सभी जो होते हैं किसमें देखने को मिलता है, स्टेप्स इन टीचिंग स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग में हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड एमसी एंड गुलब जी 1955 ईस्वी में द 6 स्टेप्स इन इफेक्टिव एक्सटेंशन टीचिंग आर एडकास, यानी कि अकॉर्डिंग टू विल्सन, यानी कि विल्सन एमसी एंड गुलब जी के आधार पर, यानी गुलब जी के आधार पर, यानी कि विल्सन एमसी गुलब जी के आधार पर 1955 ईस्वी में 6 स्टेप्स जो होते हैं वो बताए गए थे। किसके, तो एक्सटेंशन टीचिंग के, जिसके नाम है एडकास। एड से क्या हो जाएगा, ए से अटेंशन हो जाएगा, आई से इंटरेस्ट हो जाएगा, डी से डिजायर हो जाएगा, सी से कन्विक्शन हो जाएगा, ए से एक्शन हो जाएगा, एंड लास्ट में एस से सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। 6 स्टेप इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस रिमेंबर ट्रिक्स, यानी कि एडॉप्शन एंड डिफ्यूजन यानी इनोवेशंस में जो एडॉप्शंस एंड डिफ्यूजन होते हैं इनको याद करने के लिए यहाँ ट्रिक बनाया गया है एटा। ठीक, एटा AIETA। ठीक, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है आईटा। पहले नंबर पे आता है ए फॉर एडॉप्शन, फिर आई फॉर क्या हो जाएगा, तो यहाँ दिया गया, सॉरी, ए फॉर अवेयरनेस हो जाएगा, आई से इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर ई से इवेलुएशन हो जाएगा, फिर टी से ट्रायल हो जाएगा, फिर ए से अडॉप्शन हो जाएगा। अब हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी के बारे में क्या कहा गया है, तो अडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस, यानी कि जो अडॉप्शन होता है एक प्रकार का मेंटल प्रोसेस होता है। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है, तो ए डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशंस एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, यानी कि जो एडॉप्शन होता है यह डिसीजन बनाने का काम करता है जिसका इनोवेशन में पूरा यूज करने के लिए। फिर से, एडॉप्शन इज ए डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन, यानी कि किसी इनोवेशंस को पूरा यूज करने के लिए जो डिसीजन आदमी बनाता है उसी को हम एडॉप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल, जहाँ पर बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन पूरी तरह से अवेलेबल है। आर अडॉप्शन रिफर्स टू द स्टेज इन विच द इंडिविजुअल सेलेक्ट द टेक्नोलॉजी फॉर यूज, यानी कि या फिर एडॉप्शन का मतलब होता है वह स्टेज है जिसमें
व्यक्ति स्वयं ही किसी टेक्नोलॉजी का सेलेक्ट करके उसका फील्ड में यूज करता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन चैनल्स ओवर टाइम एमंग द मेंबर्स ऑफ ए सोशल सिस्टम, यानी कि सोशल सिस्टम से एक सोशल सिस्टम के मेंबर के बीच में, यानी सोशल सिस्टम के मेंबर्स के बीच में ओवर टाइम में चैनल के द्वारा जब किसी इनोवेशन को कम्युनिकेट किया जाता है तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। यानी कि किसी भी इनोवेशन को जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेट करने का काम करता है तो उसी को हम डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलाना, यानी कोई भी नया इनोवेशन आया तो उसको पूरे क्षेत्र में फैलाना ही क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू हैम्बर्ग 5 स्टेजेज ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस, यानी कि हैम्बर्ग 5 स्टेज ऑफ एडॉप्शन प्रोसेस, यानी कि हैम्बर्ग नामक साइंटिस्ट ने एडॉप्शन प्रोसेस के निम्नलिखित 5 स्टेज दिए हैं। कौन कौन से स्टेज हैं, तो पहले नंबर पे है स्केलेटिक क्या है, तो स्केलेटिक है एटा है। स्केलेटिक क्या है, तो स्केलेटिक है एटा। ए पर हो जाएगा अवेयरनेस, आई से हो जाएगा इंटरेस्ट, ई से हो जाएगा इवैल्यूएशन, टी से हो जाएगा ट्रायल एंड ए से हो जाएगा एडॉप्शन। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, द कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर्स आर इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लेगार्ड्स। यानी कि कौन कौन सी कैटेगरी देखने को मिलती है, तो एडॉप्टर्स जो होते हैं उनकी निम्नलिखित 5 कैटेगरी देखने को मिलती है। यानी कि जो एडॉप्टर्स होते हैं कौन कौन सी कैटेगरी देखने को मिलती है, तो इनकी कुल 5 कैटेगरी देखने को मिलती है, जिसका नाम है इन पहले नंबर पे आते हैं इनोवेटर्स, दूसरे नंबर पे आते हैं अर्ली अडॉप्टर, तीसरे नंबर पे आते हैं अर्ली मेजोरिटी, चौथे नंबर पे आते हैं लेट मेजोरिटी एंड लास्ट में आते हैं लेगार्ड। कैटेगरी ऑफ न्यू इनोवेशंस एडाप्टर्स, यानी कि जो न्यू इनोवेशन को अडाप्ट करने वाले एडाप्टर्स होते हैं उनकी कैटेगरी कौन कौन सी है, तो पहले नंबर पे दिया है इनोवेटर। ठीक, इनोवेटर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पीपुल टू अडाप्ट ए न्यू आइडिया, यानी कि वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम आए हुए इनोवेशन को अडाप्ट करता है या फिर नए नए आविष्कार को जब कोई व्यक्ति है उसे अडाप्ट करता है तो उसी को इनोवेटर के नाम से जाना जाता है। देज आर वेंचर सम, यानी कि यह जो होता है बहुत ही वेंचर सम होता है। एडवेंचरस पीपल होते हैं, यानी कि देज आर वेंचर सम, यानी कि वे व्यक्ति बहुत ही वेंचर सम होते हैं और बहुत ही एडवेंचरस पीपल के रूप में जाने जाते हैं। एंड ओरिएंटेड टू टाक रिस्क, और जो होते हैं वो बहुत ही अधिक मात्रा में रिस्क को लेने वाले व्यक्ति होते हैं। देज आर जनरली लाइटरेट, यानी कि वो जो होते हैं सामान्य रूप से साक्षर होते हैं। एंड हैव गुड फैसिलियल रिसोर्सेज, और उनके पास बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइनेंशियल रिसोर्स होता है। ठीक, बट वेरी लिटल इन नंबर, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो यह टोटल पॉपुलेशन का केवल 2.5% लोग ही इनोवेटर के अंतर्गत आते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके पास अच्छी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है और भी बहुत ही मतलब कि हैज़ गुड फाइनेंशियल रिसोर्स, यानी जिसके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्स होता है वो बहुत अच्छा होता है। और जो व्यक्ति थोड़ा बहुत साक्षर रहते हैं या फिर पढ़े लिखे रहते हैं तो वे इसके अंतर्गत आते हैं। और जिनमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है वहीं इनोवेटर के अंतर्गत आते हैं। और ये बहुत ही प्रकार यानी ये बहुत ही एडवेंचरस पीपल होते हैं और बहुत ही वेंचरसम पीपल के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो वेंचरसम एंड एडवेंचरस पीपल्स के अंतर्गत आते हैं। और वे व्यक्ति जो सर्वप्रथम किसी इनोवेटर को यानी किसी इनोवेशन या फिर नए आविष्कार को अडॉप्ट करते हैं वहीं इनोवेटर कहलाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत ही कम देखने को मिलती है, केवल टोटल पॉपुलेशन का 2.5% ही लोग इस प्रकार के देखे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अर्ली एडाप्टर। अर्ली एडाप्टर का मतलब क्या होता है, दीज आर रिस्पेक्टेबल एंड मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कम्युनिटी, यानी कि इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होते हैं और कम्युनिटी के ज़्यादा इंटीग्रेटेड पार्ट के, यानी कि फिर से मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी के सर्वाधिक इंटीग्रेटेड पार्ट माने जाते हैं। दे हैव ग्रेटेस्ट ओपिनियन लीडरशिप, और ये जो होते हैं लीडरशिप का बहुत ही ज़्यादा ओपिनियन रखने वाले होते हैं। द पीपल कंसिडर देम एज द मेन टू चेक विथ, यानी कि
द पीपल कंसिडर्ड देम एज द मैन टू चेक विथ बिफोर यूजिंग ए न्यू आइडिया। और इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं पहले आए हुए इनोवेशंस को पहले ठीक चेक करते हैं, फिर बिफोर यूजिंग ए न्यू आइडिया, यानी कि न्यू आइडिया आने के पहले, यानी कि न्यू आइडिया को अडाप्ट करने से पहले इस प्रकार के व्यक्ति पहले उसको चेक करते हैं कि यह बात सही है या कि नहीं है, फिर उसके बाद उसको अडाप्ट करते हैं। दे शेयर अबाउट 35% ऑफ टोटल जनरेशन, यानी कि जनरल पॉपुलेशन, यानी कि जो अर्ली अडाप्टर्स के अंतर्गत पॉपुलेशन आते हैं, यानी कि अर्ली अडाप्टर के अंतर्गत जो पॉपुलेशन आता है यह टोटल पॉपुलेशन का केवल 13.5% तक पॉपुलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? देज आर कंसिडर्ड लाइबरेटेड बाय द सोशल सिस्टम, यानी कि सोशल सिस्टम के द्वारा जो लाइबरेटेड व्यक्ति होते हैं वह डिलाइबरेटेड, यानी कि देज आर कंसिडर्ड डिलाइबरेटेड बाय द सोशल सिस्टम, यानी सोशल सिस्टम में जब कोई बात बहुत ज़्यादा फैल जाती है और तब उस प्रकार के व्यक्ति को अर्ली मेजोरिटी के अंतर्गत रखा जाता है। देज पीपल्स आर कॉल्ड नेबर्स हैं, यानी कि देज पीपल्स यानी इस प्रकार के व्यक्ति को हम नेबर्स के पड़ोसी के रूप में जानते हैं, फ्रेंड के रूप में जान सकते हैं। फ्रॉम होम मोस्ट फार्मर्स सीक इन्फॉर्मेशन, जो कि किसी यानी सर्वाधिक फार्मर्स को देख लेते हैं कि यह अडाप्ट करके बहुत ही अच्छा इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति से जो पड़ोसी, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने आस यानी कि कोई व्यक्ति यानी कि पूरे एक बस्ती में कोई एक व्यक्ति बहुत ही अच्छा इनोवेशन को प्राप्त करके यील्ड प्राप्त कर लिया, तो फिर उसके बाद जो पड़ोसी लोग होते हैं और या फिर उस फार्मर के जो दोस्त होते हैं वो भी इस सिस्टम को अपनाने लगते हैं। तो इस प्रकार के ही व्यक्ति को हम अर्ली मेजोरिटी के अंतर्गत रखते हैं। देयर प्रोपोर्शन इज 34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो टोटल पॉपुलेशन के 34% तक केवल पाए जाते हैं अर्ली मेजोरिटी के अंतर्गत। चौथे नंबर पर आता है लेट मेजोरिटी। देज आर कंसिडर्ड स्केप्टिबल एंड एडॉप्ट न्यू आइडिया जस्ट आफ्टर द एवरेज नंबर ऑफ ए सोशल सिस्टम, यानी कि जब कोई सोशल सिस्टम यानी कि जब सोशल सिस्टम या फिर समाज तंत्र में बहुत सारे लोग जो हैं किसी आइडिया को अडाप्ट कर लेते हैं, तब उसके बाद इस प्रकार के लोग जो हैं उस सिस्टम को अडाप्ट करते हैं। यानी बहुत सारे मेजोरिटी में जब लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उनका विश्वास बन जाता है, तब उसके बाद ये ऐसे लोग इस आइडिया को अडाप्ट करते हैं। तो देज प्रोपोर्शन इज 34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी कि ऐसे लोग जो होते हैं वो टोटल पॉपुलेशन के 34% लोग पाए जाते हैं, यानी कि अर्ली मेजोरिटी और लेट मेजोरिटी दोनों का परसेंटेज कितना है? तो 34% है। और लास्ट में आता है लेगार्ड्स कितने होते हैं? तो देज आर कंसिडर्ड ट्रेडिशनल एंड देज आर लास्ट टू अडॉप्ट एन इनोवेशन, यानी कि वे व्यक्ति जो बहुत ही परंपरागत लोग होते हैं या फिर पुराने ही सिस्टम को फॉलो करने वाले होते हैं, उन्हें नए आइडिया पे कोई भी किसी भी तरह का विश्वास नहीं होता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं एकदम लास्ट में किसी इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं, सब जब एकदम पूरा 100% विश्वास बन जाता है तभी। देज पोसेस ऑलमोस्ट नो ओपिनियन लीडरशिप, और इस प्रकार के व्यक्ति में किसी भी प्रकार का लीडरशिप ओपिनियन भी देखने को नहीं मिलता है। एंड आर कंसिडर्ड एज नियर आइसोलेट, और इसे नियर आइसोलेट के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक, एंड आर कंसिडर्ड एज नियर आइसोलेट्स, और इन्हें नियर आइसोलेट के रूप में कंसिडर्ड किया जाता है। ठीक, द प्रोपोर्शन इज 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी लेगार्ड की संख्या कितनी होती है? तो लेगार्ड की संख्या जो होती है वो टोटल पॉपुलेशन का 16% लोग ऐसे होते हैं। यहाँ पर देखो एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पे 100% लोग हैं, यहाँ पर कितना है? तो 75% लोग हैं, यहाँ पर 50% लोग हैं, यहाँ पर 25% लोग हैं, यहाँ पर 0 हैं। ठीक, पहले 2.5% इनोवेटर्स हैं, फिर 13.5% तक जो है 13.5% तक, यानी कि पहले 2.5% पर इनोवेटर्स हैं जो कि 100% से चालू किए। फिर उसके बाद क्या है? तो फिर उसके बाद अर्ली अडाप्टर्स हैं जिनका परसेंटेज 13.5% तक है। ठीक, 13.5% तक है, जो कि 25% लोग होते हैं। फिर उसके बाद
सही है। यानी कि 2.5% इनोवेटर, यानी कि 2.5% इनोवेटर्स जो होते हैं, यहाँ दिखाया गया है। अर्ली अडॉप्टर्स का परसेंटेज होता है 13.5% तक होता है। अर्ली मेजोरिटी का परसेंटेज 34% तक होता है। ठीक, अर्ली मेजोरिटी का परसेंटेज होता है 34% दिखाया गया है। लेट मेजोरिटी का 34% दिखाया गया। 16% लेगार्ड का दिखाया गया है। 16% लेगार्ड्स में क्या आते हैं, तो 16% लेगार्ड्स में 16 यार हो गया, याद ऐसे ही हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है कम्युनिकेशन। अगला हेडिंग है कम्युनिकेशन। व्हाट डू यू मीन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस मीन्स कॉमन, यानी कि जो कम्युनिकेशन वर्ड होता है यह लैटिन वर्ड कम्युनी से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है कॉमन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू रिसीवर, यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, तो रिसीवर के पास। यानी कि फिर से कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी सोर्स के द्वारा रिसीवर तक। तो और यह परिभाषा किसने दिया है कम्युनिकेशन का, तो रोजर्स एंड सोईमेकर नामक साइंटिस्ट ने 1971 ईस्वी में डिफिनीशन को दिए हैं। यानी कि रोजर्स एंड सोईमेकर के द्वारा कम्युनिकेशन का जो डिफिनीशन दिया गया वो यह दिया गया है कि कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, यानी कम्युनिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा किसी मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है किसी सोर्स के द्वारा रिसीवर तक। नेक्स्ट हेडिंग है, अगला हेडिंग है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि नेक्स्ट हेडिंग है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले नंबर का मॉडल है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पहले नंबर का जो मॉडल होता है उसे हम एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में केवल 3 ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है SSA। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है SSA, यानी कि स्पीकर यस फॉर स्पीकर हो जाएगा, फिर यस फॉर स्पीच हो जाएगा, फिर ए फॉर ऑडियंस, यानी कि स्पीकर स्पीच ऑडियंस। अरिस्टोटल आल्सो आइडेंटिफाइड 3 एलिमेंट्स ईथोज, पैथोज एंड लोगोस, यानी कि अरिस्टोटल ने 3 एलिमेंट को पहले पहचाना था। उसका नाम है ईथोज है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे पैथोज है, फिर तीसरे नंबर पे लोगोस है। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे दिया है लीगन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी दूसरे नंबर पे क्या दिया है, तो दूसरे नंबर पे दिया है लीगन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको कब दिया गया था, तो लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का जो लीगल मॉडल है यह 1963 ईस्वी में दिया गया था। जे पॉल लीगन को फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो जो लीगन्स वाला मॉडल कम्युनिकेशन है इसमें कुल 6 एलिमेंट्स होते हैं। इसके लिए ट्रिक है CMCTR, यानी कि CMCTAR, यानी कि इसके लिए जो ट्रिक बनाया गया है CMCTAR, यानी CMC तार, CMC तार, CMC तार, CMC तार। अगले नंबर का मॉडल है लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कब दिया गया था, तो 1963 ईस्वी में दिया गया था। इसमें कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो उसमें कुल 6 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है CMCTAR, यानी कि CMC तार, CMC तार इसका ट्रिक होता है। पहले नंबर पे C से हो जाएगा कम्युनिकेटर हो जाएगा, फिर इसके बाद M से मैसेज हो जाएगा, फिर C से चैनल हो जाएगा, फिर T से ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर E से ऑडियंस हो जाएगा, फिर R से रिस्पांस हो जाएगा। यानी कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, रिस्पांस। कम्युनिकेटर, मैसेज, चैनल, ट्रीटमेंट, ऑडियंस, रिस्पांस, ये 6 वो जो एलिमेंट्स होता है वो जे पॉल लीगन मॉडल्स में देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर दिया है बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यह कब दिया गया था, तो बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1960 ईस्वी में दिया गया था। यानी कि बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कब दिया गया था, तो बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन सन 1960 ईस्वी में दिया गया था। इट है 6 स्टेप, यानी कि इसमें भी लगभग 6 ही स्टेप देखने को मिलता है। इसके लिए ट्रिक है CMCTAR। ठीक, इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है SMECDR, CMCTAR होगा यार, गलत हो गया सोर्स मैसेज इनकोडर। हाँ, इसके लिए ट्रिक है SMECDR, यानी कि SMECDR होता है। यस से क्या हो जाएगा, यस से सोर्स हो जाएगा, फिर M से क्या हो जाएगा, मैसेज हो जाएगा। ठीक, इसमें कम्युनिकेटर चल रहा था। इसमें पहले नंबर पे सोर्स है, दूसरे नंबर पे मैसेज है, तीसरे नंबर पे इनकोडर है, चौथे नंबर पे चैनल है, पाँचवें नंबर पे डिकोडर है, लास्ट में रिसीवर है। फिर से देख लेते हैं, तो इसमें सोर्स आएगा, फिर मैसेज आएगा, फिर इनकोडर आएगा, फिर चैनल आ जाएगा, फिर डिकोडर आएगा, फिर रिसीवर आ जाएगा। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो नोन एज बर्लो
SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज इट हैज़ 4 एलिमेंट्स सोर्स मैसेज चैनल एंड रिसीवर। यानी कि क्या हुआ भाई इसमें, तो बर्लो मॉडल थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है इसमें। बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन का जो बर्लो मॉडल था यह 1960 ईस्वी में दिया गया था। इसमें कुल 6 स्टेप बताया गया था, जिसमें SMECDR है, सोर्स है, मैसेज है, इनकोडर है, चैनल है, डिकोडर है, फिर उसके बाद रिसीवर है। इट इज़ आल्सो नोन एज बर्लो SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि इसी को हम बर्लो मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, तो बर्लो SMCR मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि फिर से बर्लो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को बर्लो SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें केवल 4 ही एलिमेंट्स मुख्य होते हैं। कौन कौन से, तो S से हो जाएगा सोर्स, M से हो जाएगा मैसेज, C से हो जाएगा चैनल एंड R से हो जाएगा रिसीवर। और इसमें क्या माइनस कर दिया गया है, तो इसमें इनकोडर को माइनस कर दिया गया है एंड डिकोडर को माइनस कर दिया गया, यानी कि इनकोडर को हटा दिया गया है, डिकोडर को हटा दिया गया है, इसलिए SMCR। ठीक, इसके लिए ठीक क्या हो गया, तो इसके लिए ठीक हो जाएगा SMCR। ठीक, सेम सी डी आर, लेकिन अब वर्तमान समय में SMCR चल रहा है। SMCR यानी कि SMCR चल रहा है। कंप्लीट। नेक्स्ट है चौथे नंबर का मॉडल है शैनॉन वीवर मॉडल। कब दिया गया था, तो शैनॉन वीवर मॉडल 1949 ईस्वी में दिया गया था। यानी कि शैनॉन वीवर मॉडल कब दिया गया था, तो शैनॉन वीवर मॉडल जो है 1949 ईस्वी में दिया गया था। और इसमें कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो कुल इसमें जो होते हैं 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है STSRD है। पहले नंबर पे S पर हो जाएगा सोर्स, T से ट्रांसमीटर हो जाएगा, फिर S से सिग्नल हो जाएगा, फिर R से रिसीवर हो जाएगा, फिर D से डेस्टिनेशन हो जाएगा। 5वें नंबर का मॉडल है स्क्रैम मॉडल। स्क्रैम मॉडल कब दिया गया था, तो 1961 ईस्वी में दिया गया था। यानी कि स्क्रैम मॉडल कब दिया गया था, तो स्क्रैम मॉडल यानी कि स्क्रैमन मॉडल कब दिया गया था, तो 1961 ईस्वी में दिया गया था। इसमें भी कुल कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें भी कुल 5 एलिमेंट्स होते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो CSDD होता है, यानी इसका जो कुल एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, तो इसमें भी कुल एलिमेंट की संख्या जो होती है वो 5 ही होती है। जिसके लिए ट्रिक है CSDD, यानी कि S से क्या हो जाएगा, तो S से सोर्स हो जाएगा, E से इनकोडर हो जाएगा, फिर S से सिग्नल हो जाएगा, फिर D से डिकोडर हो जाएगा, फिर D से डेस्टिनेशन हो जाएगा। यानी कि सोर्स हो जाएगा, इनकोडर हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा, डिकोडर हो जाएगा, फिर डेस्टिनेशन हो जाएगा। ये सभी जो होते हैं किसके अंतर्गत आते हैं, तो स्क्रैमन मॉडल के अंतर्गत आते हैं, जो कि 1961 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट है 6वें नंबर पे दिया है रोगर्स एंड सोई मेकर का मॉडल। कब दिया गया था, तो 1971 ईस्वी में दिया गया था। फिर से 6वें नंबर का जो मॉडल है उसका नाम है रोगर्स एंड सोई मेकर मॉडल है। यह 1971 ईस्वी में दिया गया था। कुल एलिमेंट की संख्या इसमें कितनी होती है, तो रोगर्स एंड सोई मेकर मॉडल्स में कुल एलिमेंट की संख्या 5 होती है। ज़्यादातर 5 ही देखने को मिल रहा है। इसमें ट्रिक क्या है, तो SMCRE है। यस से क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा, M से मैसेज हो जाएगा, फिर C से चैनल हो जाएगा, फिर R से रिसीवर हो जाएगा, लास्ट में इफेक्ट किस में देखने को मिलता है, तो इफेक्ट जो होता है वो सोई मेकर मॉडल में देखने को मिलता है। इसमें भी ई है, सोई मेकर में भी ई है, यानी कि सोई मेकर मॉडल में भी ई है, और इसमें भी क्या देखने को मिलता है, तो लास्ट में ई देखने को मिलता है। 7वें नंबर का मॉडल है बेस्टली मैक्लियन मॉडल। यानी कि 7वें नंबर का मॉडल कौन सा है, तो 7वें नंबर का मॉडल है बेस्टली मैक्लियन मॉडल है। जिसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है सेक्टर, यानी कि सेक्टर। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है सेक्टर। S से सेंडर हो जाएगा, E से इनकोडिंग हो जाएगा, C से चैनल हो जाएगा, D से डिकोडर हो जाएगा, R से रिसीवर हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अगला हेडिंग क्या दिया है, तो नेक्स्ट हेडिंग दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू यूज एंड नेचर ऑफ कंटेक्ट। यानी कि नेचर ऑफ कंटेक्ट और अकॉर्डिंग टू, यानी कि यूज और नेचर ऑफ कंटेक्ट के आधार पर इसको बनाया गया है। पहले नंबर पर दिया है इंडिविजुअल कंटेक्ट मेथड, यानी कि यूज और नेचर के आधार पर कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले नंबर पर आता है इंडिविजुअल कंटेक्ट मेथड। इंडिविजुअल कंटेक्ट मेथड में क्या होता है, तो कंटेक्ट इज फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन। यानी कि इंडिविजुअल कंटेक्ट मेथड में जो कंटेक्ट होता है, यानी इंडिविजुअल कंटेक्ट मेथड में जो कंटेक्ट होता है वो फेस टू फेस होता है या फिर पर्सन टू पर्सन होता है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव टीचिंग क्वांटम ऑफ फीडबैक अवेलेबल इज वेरी हाई बट स्लो कम्युनिकेशन। यानी कि जो इंडिविजुअल कंटेक्ट मेथड होता है बहुत ही प्रभावकारी मेथड होता है, क्योंकि इसमें टीचिंग
ठीक, यानी कि टीचिंग का सबसे प्रभावकारी मेथड कौन सा होता है? तो टीचिंग का, यानी कि टीचिंग में सर्वाधिक प्रभावकारी जो मेथड होता है वो आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड होता है। और इसमें जो क्वांटम फीडबैक होता है, यानी कि इसमें जो क्वांटम फीडबैक होता है अवेलेबल इज़ वेरी हाई, यानी कि इसमें जो क्वांटम फीडबैक होता है, यानी कि फीडबैक का जो क्वांटम होता है यह बहुत ही अधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है। बट यह एक प्रकार का स्लो कम्युनिकेशन मेथड होता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आता है? तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत फार्म एंड होम विजिट आता है, यानी कि इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत क्या आता है? तो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत फार्म एंड होम विजिट आता है, पर्सनल कॉन्टैक्ट आता है, टेलीफोन कॉल आता है, ऑफिस कॉल आता है, मिनी ट्रायल आता है, पर्सनल लेटर आता है, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आता है। फिर से देख लेते हैं, तो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही बार बार पूछा जाता है। तो फार्म एंड होम विजिट किसके अंतर्गत आता है? इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट भी आपका इंडिविजुअल मेथड के अंतर्गत आता है। टेलीफोन कॉल भी आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। ऑफिस कॉल भी आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। मिनी ट्रायल भी आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। पर्सनल लेटर भी आपका इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत आता है। और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन भी जो होता है वो इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, दूसरे नंबर पे दिया है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। दूसरे नंबर पे क्या दिया है? तो दूसरे नंबर पे दिया है ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। ए ग्रुप ऑफ 2 to 30%, यानी कि जो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होता है यह 2 से लेकर 30% के बीच के समूह को हम ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड कहते हैं, यानी कि वह ग्रुप जिसमें 2 से 30% तक पाए जाते हैं उसी को हम ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड के नाम से जानते हैं। ग्रुप इज यूजुअली फॉर्म्ड अराउंड कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि यह समूह जो होता है समानतः कॉमन इंटरेस्ट के चारों तरफ बनाया जाता है, यानी कि फिर से ग्रुप इज यूजुअली फॉर्म्ड अराउंड कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि कॉमन इंटरेस्ट के चारों तरफ इस समूह को समानतः बनाया जाता है। नेक्स्ट टू फेस कॉन्टैक्ट, यानी कि जो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड होता है यह भी एक प्रकार का फेस टू फेस कॉन्टैक्ट मेथड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या आता है? तो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड का एग्जाम्पल जो होता है इसमें आपका सिम्पोजियम आता है, यानी कि इसमें राउंड टेबल पे बैठ जाएंगे, सबका कॉन्टैक्ट मेथड जो होता है वो फेस टू फेस रहता है। ठीक, यही कहने का इसका मतलब है। तो इसमें आपका सिम्पोजियम आता है, इसमें डिस्कशन आता है, लेक्चर आता है, फोरम आता है, डिबेट आता है, पैनल आता है, बज आता है, सेशन आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है, वर्कशॉप आता है, ग्रुप मीटिंग आता है, स्टडी टूर आता है, फील्ड डेज आता है, फार्मर डेज आता है, मेथड एंड रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि मेथड एंड रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ये दोनों ही आपका ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड में चले जाते हैं। लेकिन जो इसमें मेथड एंड रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों आता है। इसमें कौन सा आता है? तो रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, इसमें क्या आता है? तो इसमें रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आता है और इसमें मेथड एंड रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन दोनों ही देखने को मिलता है। तो इसके एग्जांपल के तौर पे क्या आता है? तो फील्ड डेज आता है, फार्मर डेज आता है, मेथड एंड रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन आता है। ठीक, कॉन्फ्रेंस आता है, स्कूल आता है, सेमिनार आता है, इसके उदाहरण हैं। और ठीक, और इसके बाद ग्रुप मीटिंग आता है, वर्कशॉप आता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग आता है, सेशन आता है, पैनल आता है, बज आता है, डिबेट आता है, फोरम आता है, लेक्चर आता है, डिस्कशन आता है, सिम्पोजियम आता है। सिम्पोजियम बार बार पूछा जाता है, तो यह ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे कौन सा मेथड दिया है? तो तीसरे नंबर पे मेथड दिया है मास कॉन्टैक्ट मेथड, यानी कि तीसरे नंबर पे कौन सा मेथड दिया है? तो तीसरे नंबर पे दिया है मास कॉन्टैक्ट मेथड। मास कॉन्टैक्ट मेथड में क्या होता है? तो मोर देन 30%, यानी कि मास कॉन्टैक्ट मेथड में जो व्यक्ति होते हैं वो 30 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि मास कॉन्टैक्ट मेथड में जो व्यक्ति होते हैं वो 30 से ज़्यादा होते हैं। इट इज़ मोर यूजफुल फॉर मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्विकली, यानी कि इसमें इट इज़ मोर यूजफुल फॉर मेकिंग पीपल अवेयर, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए यह सर्वाधिक यूजफुल मेथड होता है। फॉर न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्विकली, यानी कि जो नया नया एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी निकाला गया है उसको शीघ्रता से, यानी कि उसको शीघ्रता से अवेयर करने के लिए या फिर उसको शीघ्रता से अवेयर करने के लिए लोगों के बीच पहुंचाने का सर्वाधिक उपयोगी मेथड होता है आपका मास कॉन्टैक्ट मेथड। एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिकेशन लाइक बुलेटिन, यानी कि जितने भी पब्लिकेशन होते हैं जो कि अखबारों में छपते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के बुलेटिन्स में छपते हैं, ये मास कम्युनिकेशन मेथड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ये बता दिया जाता है कोई भी अगर नया इन्वेशन निकला है तो पूरे भारतवर्ष में जो है इसको फैला दिया जाता है। तो पब्लिकेशंस लाइक, यानी पब्लिकेशन के अंतर्गत आपका बुलेटिन्स आता है, न्यूज लेटर्स आता है, लीफलेट आता है, बुकलेट आता है, फोल्डर्स आता है,
न्यूज़पेपर आता है, जर्नल आता है, मैगजीन आता है, एंड सर्कुलर लेटर आता है, मास मीटिंग आता है, कैंपेन आता है, एग्जीबिशन आता है, ठीक, एक्सहिबिशन आता है, टेलीविज़न आता है, रेडियो आता है, फेयर्स आता है, पोस्टर आता है, सिनेमा आता है, ड्रामा आता है, सॉन्ग्स आता है। ये सभी जो होते हैं पब्लिकेशन के साधन होते हैं। इसी के द्वारा जो होता है जल्दी से किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी को पूरे भारतवर्ष में फैला दिया जाता है और इसके बाहर भी फैलाया जाता है। ये तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अगले सेशन में हम इंस्ट्रक्शनल एड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इंस्ट्रक्शनल एड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू एवरीवन गाइज।